हेलो एंड वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज की वीडियो सेशन में हम केमिस्ट्री में सेकेंड लेसन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पढ़ रहे थे, जिसमें मिश्रण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज को कर रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में कहीं भी क्लिक करो, वीडियो स्क्रीन पे आपको राइट साइड में एक आई बटन दिखेगा। आई बटन पे क्लिक करोगे, आपके सारी वीडियोज का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के देख लेना। आज के वीडियो सेशन में हम डील करेंगे फिजिकल मेथड के द्वारा। हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल मेथड से कैसे हम लोग मिश्रण के अवयवों को अलग करते थे। आज के वीडियो सेशन में सीखेंगे हम लोग कि मिश्रण के अवयवों को रासायनिक विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब कैसे अलग किया जाता है। दैट मीन्स वहां पे हम लोग देखे थे कि विषमांग मिश्रण होता था, तो उसको फिजिकल भौतिक मेथड, भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया दिया जाता था, जिसमें हाथ से चुनकर, ओसाई करके, छन्ना करके, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस थे। आज के वीडियो सेशन में जो हम देखेंगे वह सब समांग मिश्रण का होगा, और समांग मिश्रण से मिश्रण के अवयवों को अलग कैसे किया जाता है आज के वीडियो सेशन में हम लोग डील करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको सुंदर सा एक रेड बटन दिख रहा होगा, रेड बटन जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको क्लिक कर दीजिए, और उसी के जस्ट राइट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि रेगुलर वीडियोज का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। एक सब्सक्राइब करने में क्या रहता है, आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको एक भी वीडियो जो है मिस नहीं हो। आपको पता है मैं बीच में से टॉपिक नहीं पढ़ाता, मैं लाइन बाय लाइन उठाता हूँ। मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, पहले चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने सबको पढ़ाया था। एक भी कॉन्सेप्ट मैं नहीं छोड़ता हूँ आपके लेवल का। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप बुक्स निकाल के फॉलो करो, आपको बुक से कहीं ना कहीं ज्यादा ही कंटेंट मिलेगा आपको आपके नोटबुक में। ठीक है छोटू, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो सेशन। रासायनिक विधियों की अगर बात करें तो रासायनिक विधियां वैसी विधियां होती हैं जिसमें समांग मिश्रण के अवयवों को पृथक किया जाता है। पृथक का मतलब हो गया छोटू अलग करना। आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझोगे अलग करना, इसको साइंस के लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पृथक करना कहोगे। तो मैं जब भी पृथक कहूंगा तो आप समझ जाओगे कि अलग करना होगा। तो रासायनिक विधियों में पहला विधि आता है ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है। अब सब्लिमेशन एक प्रोसेस भी है जिसको मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। इसका वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है। यदि आप पहले से मेरे क्लासेस कर रहे हैं लेसन फर्स्ट से, तो आपको जरूर मैं कहीं ना कहीं बताया होता है। क्योंकि यहाँ पे भी आए तो मैं आपको यहाँ पे भी डील करूंगा कि आखिर सब्लिमेशन है क्या चीज। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, मैक्सिमम पदार्थ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उन ठोस अवस्था में प्राय, यदि हम बर्फ का एग्जाम्पल लें तो बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है। बर्फ को जब आप गर्म करते हो तो बर्फ किस में बनता है, जल में बदलता है। तो बर्फ जब जल में बदलेगा तो ठोस से किस में हुआ, द्रव में हुआ। और जब द्रव को गर्म करेंगे अर्थात जल को गर्म करेंगे तो वेपर वाष्प बन करके उड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पदार्थों का चेंज होने का तरीका जो है, पहले ठोस से द्रव हो रहा है, उसके बाद द्रव से गैस हो रहा है। लेकिन ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ कभी भी ठोस से द्रव नहीं बनता, ठोस से डायरेक्टली क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। इसका सीधा और अच्छा एग्जाम्पल जो होता है कैम्फर होता है, जिसको हम लोग पूजा में यूज करते हैं। कपूर, कपूर क्या होता है कि कपूर को हम लोग जलाते हैं और वो जल करके वहां पे राख नहीं बचता है, डायरेक्टली कपूर ठोस अवस्था में होता है, और ठोस अवस्था से डायरेक्टली चेंज होकर के गैसेस स्टेट में वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ है, जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह डायरेक्टली सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने ऑलरेडी डील कर दिया, मैंने यहाँ पे भी आपको समझा दिया। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसके पहले 2-3 वीडियो, रिलेशन फर्स्ट का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने ऊर्ध्वपातन को ऑलरेडी समझा रखा है। चलिए, तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होगा ना, तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिए पहला लाइन लिखा है कि रासायनिक विधि, और रासायनिक विधि में समांग मिश्रण के अवयवों को प्रायः रासायनिक विधि से अलग किया जाता था। दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि समांग विधि के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, विषमांग मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। तो विषमांग मिश्रण को अलग करने की विधियां भौतिक विधियां होती है, जिसका इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, चैनल पे देख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, पहला मेथड जो है वह ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन मतलब होता है सब्लिमेशन। इसका कंडीशन क्या है, मतलब किस प्रकार का मिक्सर या मिश्रण होना चाहिए तब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें से कोई एक पदार्थ जो होगा ऊर्ध्वपातित पदार्थ होना चाहिए। ऊर्ध्वपातित पदार्थ किसको कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। दैट मीन्स डायरेक्टली गर्म किए जाने पे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो
कोई एक पदार्थ, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मिश्रण में जब कोई एक अवयव अर्थात एक पदार्थ, कंपोनेंट जिसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो, जब मिश्रण में कोई एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो और बाकी कोई और पदार्थ हो, तो वहां पे हम लोग इस प्रक्रिया को लगाएंगे। अब इस जनरली होता कैसे, इसका आप लोग एग्जाम्पल समझिए, मैं आपको फिगर द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। ये कोई वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन कर रहे हैं, ये कोई बेसिन है जो प्रयोगशाला में है, ठीक है छोटू। और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो मिश्रण है ना, मिश्रण को हम इसमें रख देते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, मिश्रण को रख दिया। एक फनेल जो होता है, वह फनेल मतलब पृथकारी शंकु होता है, शंकु के टाइप का एक होता है जिसको हम इसमें रख देंगे। ये देखिए ऐसे, और इसमें रख देंगे। और यहाँ पे कपास का जो रुई होता है ना, कॉटन, उसको हम लोग इससे इस होल को बंद कर देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, जब हम नीचे से आग देंगे इसमें, जब नीचे से हम जलाएंगे, तो ये जो बेसिन है छोटू, ये क्या है, बेसिन है, बेसिन क्या होगा, गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो इसमें से मिश्रण का एक अवयव जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होगा वह क्या बनेगा, गर्म होने पे डायरेक्टली गैस बन करके उड़ेगा। और गैस बन करके उड़ेगा तो ये जो रुई लगाया हमने, कॉटन लगाया कपास का, यहां से जो होंगे छोटे छोटे ऊर्ध्वपातित पदार्थ के कण यहाँ पे अलग हो जाएंगे और बाकी जो बचा हुआ पदार्थ होगा वो इसमें रह जाएगा। तो यही है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। ठीक है छोटू, समझ में आया होगा। आप एक बेसिन में आप मिश्रण को लेते हो और बेसिन के ऊपर एक शंकु को, जिसको फनेल कहा जाता है, फनेल पृथकारी शंकु को उल्टा रखा जाता है। इसको सीधा करे तो ऐसे होगा, बट उल्टा रखा जाता है और इस शंकु के होल को, छिद्र को, ऊपर वाले छिद्र को एक कपास की रुई से या किसी भी तरह से इसको बंद कर दिया जाता है ताकि गैस यहां से बस निकल सके। तो गैस निकल जाता है और जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है, मतलब जो बचने वाला, वह कहां आ जाता है छोटू, इस सतह पे लग जाता है और इस प्रकार मिश्रण का अवयव आसानी से अलग हो जाता है। डन छोटू। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से, मतलब इन दोनों का जब मिश्रण होगा तो इन दोनों के मिश्रण से अगर आपको NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को पृथक करना होगा तो यहाँ पे देखो, इन दोनों के मिश्रण को आप यहाँ पे रखोगे, आग दोगे और यहाँ पे जो होगा NH4Cl का टुकड़ा रह जाएगा, यहाँ पे आपका साधारण नमक हो जाएगा। तो आसानी से अलग हो जाता है छोटू। डन। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल जो है, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है कि आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन तथा एंथ्रासीन को NaCl तथा बालू, चौक, लोहे के चूर्ण आदि के मिश्रण से पृथक करना। अच्छा, यहाँ पे NH4Cl अलग हो रहा है, दैट मींस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्या ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। मैंने आपको ऊर्ध्वपातन जब पढ़ाया होगा तो वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था। वहां पे एग्जाम्पल में एक होगा अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सभी जो होते हैं यहां से लेकर के और यहां तक ये सभी ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं और ये कोई अदर पदार्थ है। कहने का मतलब अगर आयोडीन सोडियम क्लोराइड में मिल जाए तो इसको अलग करने का मेथड, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, इसको गर्म करेंगे, यहाँ पे आयोडीन मुक्त हो जाएगा और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। यदि आयोडीन जो है बालू का मिश्रण, क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में कि आयोडीन तथा बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो आयोडीन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो गया, बालू हो गया, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ जब भी आएगा ना तो वहां पे आप कौन सा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा उसको आप अलग करोगे। ये बात आप दिमाग में रखोगे। कोई भी पॉइंट जो है ना छोटू, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये भी कह देगा कि बताइए कपूर और लोहे के चूर्ण के मिश्रण आपस में मिले हुए हैं तो इसको अलग कैसे किया जाता है। तो इसको लॉन्ग में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, लॉन्ग में आंसर कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि लोहे के चूर्ण तथा कपूर के मिश्रण को एक बेसिन में रखा जाता है और इस बेसिन के ऊपर एक फनेल शंकु को पलट करके रखा जाता है। शंकु के ऊपरी छिद्र को किसी कॉटन से, रुई से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब बेसिन को गर्म किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि बेसिन से जो होता है ऊर्ध्वपातित पदार्थ, कोष्ठ में लिखोगे क्या, कपूर वाष्प बन करके उड़ने लग रहा है और जो रुई के सहारे गैस में उड़ जा रहा है तथा कपूर का छोटा छोटा कण जो है शंकु के ऊपरी हिस्से पे मिले जा रहा है, मतलब सट जा रहा है, जिससे हमें लोहे के चूर्ण तथा कपूर के मिश्रण से कपूर को आसानी से अलग कर लिया जाता है। तो ये मेथड है छोटू अलग करने का। उसी प्रकार कह दे कि बताएं एंथ्रासीन और लोहे के चूर्ण का, कपूर और चौक को कैसे अलग करेंगे। चौक मतलब वही चौक जो बोर्ड पे पलाने का काम आता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ऑलरेडी 10वीं में मैंने पढ़ाया, सॉरी 9th में नहीं पढ़ाया। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे। दूसरा और महत्वपूर्ण विधि आता है छोटू वाष्पन के बारे में। वाष्पन क्या है, अब हम इसको डील करने वाले हैं। अब डिस्कस करने वाले हैं हम
वाष्पन के बारे में। वाष्पन क्या है, जनरली आप लोग समझते हो, भाप समझते हो ना, जब किसी द्रव को, आप सिंपल हो, पानी को गर्म किया जाता है, पानी जो होता है अपने एक निश्चित टेम्परेचर से, बॉइलिंग पॉइंट से अधिक ताप जब होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट, जब 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जाता है तो वह वाष्प बन करके उड़ने लगता है। यही प्रोसेस जो होता है इवोपोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा भी हम मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं। इसका कंडीशन है छोटू कि पहला कंडीशन आप ये याद रखोगे कि मिश्रण का कोई एक अवयव आपका वाष्पशील द्रव होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एग्जांपल की बात करें तो एज एग्जांपल जल क्या है, वाष्पशील द्रव है। 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही तापमान अधिक देंगे जल वाष्प बन करके उड़ने लगेगा। अच्छा, दूसरा जो अवयव होना चाहिए वह ठोस होना चाहिए। अब ठोस होगा तो फायदा क्या होगा, जनरली होगा क्या कि मिश्रण जब गर्म करेंगे हम तो मिश्रण से वाष्पशील द्रव तो वाष्प बन करके उड़ जाएगा, बट हमारा पैन में जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारा ठोस पदार्थ बचेगा। इस प्रकार हम मिश्रण से उनके अवयवों को आसानी से अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे जनरली इन तरीके, मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है बहुत सारा, सबको अलग अलग करने का तरीका है, इसको करने का तरीका अलग है, इसको करने का, सबको आप एक ही तरीके से कर सकते हो। लेकिन सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक कहा जाता है NaCl हमारे देश में समुद्री नमक के द्वारा हम लोग जो नमक खाते हैं आयोडीन नमक, 95% नमक जो होता है समुद्री जल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह पोटेशियम आयोडाइड को मिला करके उसको आयोडीन नमक में कन्वर्ट करके तब हमारे बाजारों में आता है, फिर हम लोग वहां से लेते हैं। तो 95% नमक जो होता है साधारण नमक कहां से प्राप्त होता है, हमें भारत में समुद्री जल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखोगे कि समुद्री जल से प्राप्त करेंगे तो लैब में तो करना काफी महंगा हो जाएगा, तो इसको क्या किया जाता है कि समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र के जो जल होते हैं वह तटों के किनारे किनारे लग जाते हैं, और जब सूर्य के प्रकाश उस पानी पे पड़ता है, उस जल पे पड़ता है, तो वहां से जल का वाष्पीकरण हो जाता है और शेष जो होता है वो छेप के रूप में उजले रंग का ठोस पदार्थ हमें प्राप्त हो जाता है, जो हमारा साधारण नमक होता है। तो व्यापारिक तौर पर बिजनेस मॉडल पे इसको हम लोग इस तरीके से प्राप्त करते हैं। अगर आपको लैब में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, तो आप क्या करोगे ना, एक फिगर से मैं समझाता हूं, आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। आप सिंपल एक बीकर ले लोगे, ये क्या हो गया, मान लेते हैं ये एक बीकर हो गया, ठीक है छोटू, यह एक बीकर हो गया। इस बीकर में आप आधे से अधिक मतलब आधे जल को भर दोगे, क्या करोगे, आधे जल के भरोगे, अर्थात इस मिश्रण को भर दोगे। अब इसमें क्या करोगे कि एक ऐसा चीनी मिट्टी का बर्तन रख दोगे, ठीक है, इस शेप का होना चाहिए। अभी चीनी मिट्टी का बर्तन रखने से फायदा क्या होगा, तो यहां से फायदा ये होगा कि जो हमारा ठोस पदार्थ होगा ना वो सब ठोस पदार्थ आकर के यहाँ पे रुक जाएगा। डन, तो यहाँ पे देखो, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है नीचे से क्या करेंगे छोटू, गर्म करेंगे। तो गर्म करते वक्त हम देखते हैं कि ये जो जल है अपने बॉइलिंग पॉइंट से अधिक तापमान को प्राप्त करके यहाँ पे भाप बनता है, और भाप बन करके यहाँ पे आता है। यहाँ पे जब यह ठंडा होगा तो इस पैन में आकर के रुक जाता है, जमा हो जाता है, जिससे हमें आसानी से इस मिश्रण के अवयवों को प्राप्त किया जा सकता है। तो आसान मेथड है, बहुत आसान है छोटू। कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो तो आप पूछो जरूर कमेंट करके, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में जरूर डील करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पहला तो हो गया समुद्री जल से बड़े पैमाने पर सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करने में। सोडियम क्लोराइड क्या है, साधारण नमक होता है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाकर के आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है, जो हमारे खाने योग्य होता है। टन, अब आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल जो होता है नमक, मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सोडियम क्लोराइड को कैसे अलग करोगे, सेम मेथड है, गर्म करेंगे, वाष्प बन करके जल उठ जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। शर्करा मतलब चीनी के जलीय विलयन से ठोस शर्करा को अलग करने के लिए इसी विधि का। इंक से डाई को अलग करने का भी यही तरीका है। इंक को आप क्या करोगे, जल में मिला करके गर्म करोगे, सॉरी जल में कह रहे हैं, इंक को गर्म करोगे, और इंक को गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डाई आ जाता है अपना। पोटास फिटकरी तथा KNO3 जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है, इसका जलीय विलयन से अगर आपको पोटास फिटकरी तथा KNO3 को अलग करना हो तो इसी प्रक्रिया का यूज करोगे। इसका कहने का मतलब पोटास तथा पोटास के जलीय विलयन से अगर पोटास को अलग करना होगा तो इस मेथड का उपयोग। इसमें 3 एग्जाम्पल छिपे हैं, फिटकरी के जलीय विलयन से फिटकरी को अलग करना तथा पोटेशियम नाइट्रेट के जलीय विलयन से पोटेशियम नाइट्रेट को अलग करने की ये सारी विधियां हैं, ठीक है छोटू। तो इतना कंफर्म होना चाहिए। एक और विधि आता है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि स्याही से हम लोग कैसे अलग कर रहे थे डाई को, लेकिन अगर एक ही रंग से आपको बहुत सारी स्याहियों को अलग करना हो तो उसके लिए एक विधि आता है, स्पेशल विधि है, रंगों के लिए यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी।
जिसको कहा जाता है वर्ण लेखन। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण लेखन के बारे में, क्रोमेटोग्राफी क्या है। डिस्कस करना है तीसरी विधि के बारे में जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में वर्ण लेखन कहा जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें एक ही विलायक में बहुत सारे घुल्ले घुले हो, मतलब विलेय घुले। अब ये विलायक क्या है, घुल्ले क्या है, इसको मैं थोड़ा सा अभी डिटेल करूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, मतलब कल की वीडियो सेशन के बाद जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग विलायक और विलेय को आसानी से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे नाम आया तो मैं उसको समझा देता हूँ, आप सिंपल समझ लो। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का मतलब जो है, क्रोमेटो वर्ड जो है ना, क्रोमा से बना है। किससे बना है छोटू? क्रोमा से बना है। क्रोमा जिसका मतलब होता है वर्ण, और वर्ण मतलब होता है छोटू रंग। तो यह विधि इसीलिए रंगों के यूज में लाई जाती है, रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसी आधार पे इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा था। इसके लिए यह रंगों को पृथक करने में, इसके लिए शर्त क्या है, तो जब एक ही विलायक में अनेक विलेय घुले हो। अब ये विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है? विलायक को छोटू सॉल्वेंट कहा जाता है और विलेय को सॉल्यूट कहा जाता है। सॉल्यूट कहा जाता है, ये बात दिमाग में रखोगे। ये क्या हो गया आपका, विलायक हो गया, और ये हो गया आपका विलेय। और विलायक और विलेय को मैं और अच्छे तरीके से आपको डील करता हूं, ज्यादा आप टेंशन मत लो। विलायक और विलेय, मान लीजिए हमने एक सिरप बनाया, सिरप मतलब शरबत बनाया, और उस शरबत में हमने लगाया चीनी को और पानी को। किसको किसको लगाया? चीनी और पानी को। अच्छा ये बताओ, पानी चीनी में घुलता है कि चीनी पानी में घुलता है? तो सब आप जाहिर सी कहोगे कि सर चीनी पानी में घुलता है। तो कौन घुल रहा है? तो चीनी। तो जो घुलेगा उसको विलेय कहेंगे, जो घुलेगा उसे आप क्या करोगे? विलेय कहोगे। और जिसमें घुलता है उसी को क्या कहा जाता है छोटू? विलायक के नाम से जाना जाता है। याद रखोगे, यदि चीनी और पानी का मिश्रण शरबत बनाया जाए तो इसमें कहोगे विलेय कौन है? तो विलेय बोलोगे आप चीनी है, क्योंकि चीनी घुल जा रहा है। कहां पर घुल रहा है? तो पानी में घुल रहा है। तो पानी मतलब जल, जल क्या है आपका? विलायक है। और दोनों से जो शरबत बनेगा ना उसको विलयन कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा वह क्या बनेगा छोटू? विलयन बनेगा, और इसी को सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। छोटा सा टॉपिक है, मैंने समझा दिया। अभी देखो इसके बारे में हमें डिटेल में अध्ययन करना है आज के बाद तीसरे वीडियो सेशन में, मतलब कल का वीडियो सेशन छोड़ के उसके बाद वाले वीडियो सेशन में हमें सॉल्यूशन को ही स्टार्ट करना है। इसी चैप्टर में है, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे डील करेंगे। आप यहाँ पे समझ जाओ कि चीनी और पानी का यदि मिश्रण है, दोनों को एक दूसरे में घोला गया है, तो जो घुला है अर्थात चीनी घुले है, जिसको विलेय कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है। और जिसमें घुला है, जल में घुला है, तो जल क्या है? विलायक है। इतना बात याद रखोगे। और दोनों से जो सिरप बन रहा है वह क्या है? विलयन है, सॉल्यूशन है। तो ये बात दिमाग में बैठा के रखना। अब देखो, शर्त हम लोगों ने देख लिया कि इसका उपयोग कब करेंगे, तो जब एक ही विलायक में, एक ही सॉल्वेंट में बहुत सारे सॉल्यूट घुले होंगे तब इनका यूज किया जाता है। जैसे मान लें, आपको इसका उपयोग समझिए, पहले इसको मतलब एग्जांपल देख लीजिए, फिर मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ वाई फिगर वाइज। यहाँ पे देखिए, रक्त में ड्रग्स जो होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ड्रग्स का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग। तो ड्रग्स को रक्त से अलग करने को, रक्त से ड्रग्स को अलग करने में हमें जो होता है इसी विधि का उपयोग किया जाता है। अब इस विधि का उपयोग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, ड्रग्स, रक्त से हमें अलग करना है किसको छोटू? नशीले पदार्थ, जिसको ड्रग्स कहा जाता है। ड्रग्स को अलग करना है तो आप क्या करोगे? एक छन्ना पत्र लोगे। छन्ना पत्र क्या होता है? यदि आप लैब में गए हो तो आपको कभी दिखा होगा, या आप टीचर से, एक पेपर जैसा होता है, उसी को छन्ना पत्र कहा जाता है। इस छन्ने पत्र पे ये दोनों का मिश्रण, नशीले पदार्थ आपको रक्त में मिला होगा ना, तो उसके दोनों पदार्थों का मिश्रण, मतलब एक ड्रॉप यहाँ पे आप इस पे गिराओगे, और इसको क्या करेंगे? हम थोड़ी देर धूप में रख देंगे। धूप में रखेंगे तो हम देखेंगे कि यह क्या हो गया? सूख गया है। और जब यह सूख गया है तो हम एक बीकर लेंगे, और उस बीकर में, बीकर कह रहे हैं एक पैन के जैसा मतलब बर्तन लेंगे, और उसमें हम लोग गैस जार जिसको कहा जाता है, उसमें हम लोग थोड़ा सा पानी भर देंगे। तो चलिए, मैंने बीकर ले लिया, ये हो गया आपका बीकर, इसमें मैं पानी भर दिया, और पानी इतना भरना है कि इसका बस थोड़ा सा हिस्सा जो है वह पानी में डूबा रहा है। मतलब छन्ना पत्र का मान लीजिए हमने यहाँ पे ड्रॉप को लगाया है, ठीक है, तो छन्ना पत्र का हिस्सा यहाँ पे डूबा रहा है। अब क्या होता है कि एक प्रक्रिया होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या है? आप लोग देखते हो दिवाली में दिए जलते हैं, कैसे दीपक में तेल रहता है, उससे एक बत्ती लगाया जाता है कॉटन का, और वह कॉटन की बत्ती के द्वारा रुई रिस रिस करके और कॉटन जहां जलता है वहां पे जाता है। इसका मतलब ये जो है ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा खींच रहा है ना तेल को, उसी को कैपिलरी एक्शन
विघटन केशिकत्व की प्रक्रिया कहते हैं। पहले जमाने में, आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग छोटे थे तब, तो उस वक्त जो होता था लालटेन का यूज किया जाता था। लालटेन में किरोसिन का ऑयल जो होता था बत्ती के ऊपर कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही चढ़ता था, केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही चढ़ता था। मिट्टी तेल का छोटे छोटे बोतल जो होते हैं ना, बोतल का दीपक बना देते थे घर में लोग, तो वो भी जो होता है कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। तो तेल ऊपर चढ़ता है किस प्रक्रिया के द्वारा? कैपिलरी। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी होता है। ये जल में डूबे रहने के कारण यहाँ से ये क्या करता है, जल को आकर्षित करता है और शोषित करता है किस प्रक्रिया के द्वारा? कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा। और ये क्या करता है, पूरे रंजक को पुनः क्या कर देता है, ये घोल देता है। इस प्रकार ये जो रंजक है और ऊपर चढ़ते जाता है, अर्थात जो जल में ज्यादा घुलनशील होता है, कहने का मतलब समझिए, जो पदार्थ जल में ज्यादा घुलनशील होता है, मतलब कम समय में घुलता है, वह जल्दी त्याग देता है, और जो ज्यादा समय में घुलता है उसको टाइम लगता है। तो एक है तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। अगर अलग अलग होते तो इनको क्या होता है, मान लीजिए पहले रेड कलर घुला है तो रेड कलर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। काफी देर से घुला है ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर जो होगा रेड में होगा। हालांकि ये रंजक नहीं होता है, बट मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया, ठीक है छोटू। तो ये होता है आपका क्रोमेटोग्राफी। उसी प्रकार डाई, डाई मतलब होता है जिसको हम लोग रंजक कहते हैं। डाई में रंगों को पृथक करना, अलग अलग रंग होते हैं उसको अलग करना। फूल की पंखुड़ियां जो होती है ना, उसमें देखते हैं आप लोग बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, कलर्स होते हैं, उनको अलग करने में। प्राकृतिक रंगों से जो पिगमेंट की प्राप्ति की जाती है, इसी प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। प्राकृतिक रंग जनरली पौधों से प्राप्त किया जाता है, और उससे जो होता है पिगमेंट, पिगमेंट मतलब एक प्रकार का विशेष कलर होता है, उसी को पिगमेंट कहा जाता है। उसकी प्राप्ति भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी मेथड से प्राप्त करते हैं, ठीक है छोटू। तो याद रखोगे, दिमाग में बैठा लोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और प्रोसेस के बारे में जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। रवाकरण क्या है, अब रवाकरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चौथा प्रोसेस हमें डिस्कस करना है मिश्रण के अलग करने में, जिसका नाम है रवाकरण, जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अब इससे आपके नाम से स्पष्ट होगा कि ठोस का क्रिस्टल यहाँ पे प्राप्त होगा, मतलब छोटे छोटे लैटिस जो होते हैं उनकी प्राप्ति की जाती है। अब कैसे की जाती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रवाकरण वर्ड जो आया है ना, ये हमारे पास पहली बार है। तो सबसे पहले रवाकरण वर्ड को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया, दैट मीन्स रवाकरण एक प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। मतलब वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ के रवों को पृथक किया जाता है, और कॉमा दे के लिखोगे कि रवाकरण कहलाता है। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला बात तो बोल दी कि क्रिस्टलाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक विधि है। और इस रासायनिक विधि में हम लोग करते क्या है, तो किसी विलयन जो होगा, विलयन के ठोस रवों को अगर शुद्ध रूप में प्राप्त करना होगा, आपको प्योर प्राप्त करना होगा, तो आप जो है इसी विधि का उपयोग करेंगे। इसका सीधा ऐसा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वाष्पन की क्रिया में जो साधारण नमक की प्राप्ति होती है हमें, वह ठोस के रूप में तो होता है, परंतु वो जो होता है शुद्ध रूप में नहीं होता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग इसी मेथड का यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, साधारण नमक का पुनः जलीय विलयन बनाते हैं, और जलीय विलयन बना करके इसको किसी बीकर में चीनी मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, और नीचे से टेम्परेचर को दिया जाता है। तो चीनी मिट्टी का बेसिन ऐसे होगा, इसमें हम क्या करेंगे, साधारण नमक जो है उसके विलयन को रखेंगे, ठीक। उसको क्या करेंगे, यहाँ पे आग देंगे, और आग देंगे हम तब तक आग देंगे जब तक यह विलयन जो है संतृप्त न हो जाए। क्या नहीं हो जाए, संतृप्त नहीं हो जाए। और संतृप्त होगा कि नहीं होगा इसकी हमें प्राप्ति कैसे चलेगी, तो आप एक छड़ लेकर के, रॉड लेकर के इसको क्या करोगे, घुमाओगे। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, छलनी से चलाते हैं, वैसे चलाओगे। और चलाते चलाते एक समय ऐसा आएगा कि इसके कुछ छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण जो है हमारे इस छड़ में सटने लगे। तो उस स्थिति में ये जो विलयन था यह संतृप्त हो जाता है, और संतृप्त हो जाता है तब इसको क्या करते हैं हम लोग, लाइट टेम्परेचर को यहाँ से कम कर देते हैं। टेम्परेचर को कम करके इसको कमरे के तापमान पे, मतलब नॉर्मल 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच हम लोग इसको ले जाके कुछ देर तक छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें देखते हैं कि हमें ठोस के छोटे छोटे रवे जो हैं प्राप्त होते हैं, और ये जो छोटे छोटे कण है ना, इसी को रवा कहा जाता है, क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक है छोटू। अब इसमें देखो, इसमें कंडीशन वगैरह तो कुछ है नहीं, कंडीशन यही है कि विलयन होना चाहिए, शुद्ध ठोस प्राप्त करना है उससे। इसको देखो, इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब
मतलब ठोस पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो समुद्री जल से प्राप्त नमक को सिद्ध करने में पहले तो वाष्पन क्रिया करेंगे हम लोग। समुद्री जल का वाष्पन क्रिया तो वो सूर्य के द्वारा ही हो जा रहा था, तट से जो जल लग रहा था उसी जल से। अरे हम लोग देखे ना वाष्पन क्रिया में कि समुद्र में ज्वार आता है तो समुद्र के कुछ जल जो होते हैं उन समुद्री तटों पे लग जाते हैं और सूर्य उगता है, मतलब सूर्य के तापमान से टेम्परेचर को प्राप्त करके, और ये जो होते हैं वाष्पन की क्रिया के द्वारा जल वहां से निकल जाता है और शेष सफेद रंग के अवशेष प्राप्त होते हैं जो सोडियम क्लोराइड होता है। अब उसी सफेद रंग के श्वेत ठोस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे और इसको रिफाइन करेंगे, शुद्ध करेंगे। तो इस मेथड का उपयोग हम लोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कॉपर सल्फेट या फिटिकरी। कॉपर सल्फेट, फिटिकरी आदि के अशुद्ध नमूने से अगर इनका अशुद्ध रूप है, इनसे हमें ठोस शुद्ध रूप में कॉपर सल्फेट और फिटिकरी की प्राप्ति करनी हो तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे। तो यहां तक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी टॉपिक यहाँ पे मैं जितना भी टॉपिक लिखा हूं ना, बोर्ड पे मैं जितना लिख दे रहा हूं तो पहले मैं जितना लिख दे रहा हूं आप उतना लिख लो। तो लिखने का टेंशन नहीं है, आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्लास जब एंड हो जाए तो सब आप आराम से लिखते जाओ। उसके बाद देखो समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट करो, आसानी से एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इतना तो नहीं है कि मैं समझाऊं तो आपको समझ में नहीं है, काफी बेटर तरीके से मैं समझा रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा दिमाग को शांत करके आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लियोगे। 4 विधि मैंने आज के वीडियो सेशन में डिस्कस किया। कल का वीडियो सेशन इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कल वायु का हम लोग फ्रैक्शनल डिसाइलेशन करने वाले हैं। वायु में बहुत सारे, एयर में बहुत सारे गैस हैं, उन सभी गैसों को कैसे अलग किया जाता है, कैसे पृथक किया जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। और इसी का 5वां जो आता है एक पृथकारी कीप होता है, सेपरेशन के द्वारा कैसे उसको अलग करते हैं, उसको हम लोग भी कल के वीडियो सेशन में देखने वाले। तो आज के वीडियो सेशन में छोटू इतना रहने देते हैं, कल के वीडियो सेशन में हम लोग मिलते हैं इससे भी धाकड़, इससे भी दबंग स्टाइल में, और वहां पे हम लोग काफी अच्छे थ्योरीज को करेंगे और समझेंगे। ठीक है छोटू, तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करो, दोस्तों को भी शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, लाइक सब्सक्राइब कर दो, कौन से इसमें पैसा लग रहा है। आप तो पैसा दे करके जाते हो कोचिंग क्लासेस करते, मैं तो आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, वो भी आपको घर पढ़ा रहा हूँ, तो आप इतना नहीं कर सकते हमारे लिए। डन, तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देता हूँ, जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो सेशन में।